डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का जो लेक्चर है रिसर्च मेथड्स के ऊपर, उसका टाइटल है सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी डेटा कलेक्शन या डेटा हासिल करने के ज़राए। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो एक रिसर्चर को हेल्प करते हैं किसी भी रिसर्च के लिए डेटा हासिल करने में। अब देखें कि जो मुख्तलिफ़ सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं डेटा के, और फील्ड रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो जो सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज है कि हमने डेटा किन सोर्सेज से हासिल करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले हम एक मौजू का या उन्वान का इंतखाब करते हैं, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो रिसर्चर होता है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपना डेटा किन ज़राए से हासिल करेगा। अब जो सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन हैं, इनकी दो इकसाम हैं। सबसे पहला, जब हम इनकी टाइप्स की बात करें तो दो तरह से डेटा इकट्ठा किया जाता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, जिसको हम बुनियादी डेटा या सानवी डेटा भी कह सकते हैं। आप प्राइमरी और सेकेंडरी भी लिख सकते हैं उर्दू में, ठीक है। और सबको पता है कि प्राइमरी डेटा उर्दू और इंग्लिश में प्राइमरी डेटा ही कहलाएगा, और इसी तरह सेकेंडरी डेटा भी होगा। जो प्राइमरी डेटा है ये प्राइमरी या बुनियादी या बेसिक सोर्सेस से इकट्ठा किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा जो होता है उसको बहुत इजीली इकट्ठा किया जाता है। कहाँ से? पहले से जो पब्लिश मटेरियल होता है हमारी रिसर्च के मौजू पर, तो उस डेटा को जब हम अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं पहले से मौजूद डेटा को, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। लेकिन जो पहली बार हम इकट्ठा करेंगे डेटा, वो प्राइमरी डेटा होगा, और वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम थोड़ा सा इनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो प्राइमरी डेटा है उसको बहुत ही फैक्चुअल समझा जाता है, फैक्ट पर मबनी, हक़ाइक़ पर मबनी डेटा समझा जाता है, और बिल्कुल ओरिजिनल तस्वुर किया जाता है। जबकि जो सेकेंडरी डेटा है वो प्राइमरी डेटा की तरह फैक्चुअल और ओरिजिनल नहीं समझा जाता, लेकिन उसको एनालिसिस करने में, और जो हम प्राइमरी डेटा हासिल करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन यानी वजाहत करने में हमारे लिए बहुत मुफीद है। अब इसमें वजह क्या है, मैं आपको थोड़ा आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक जगह जाते हैं, देखते हैं कि एक दरख्त गिरा हुआ है और उसके नीचे एक गाड़ी है जो दबी हुई है। अब आप जब खुद अपनी आँखों से देखेंगे, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने जो कुछ देखा वो डेटा प्राइमरी है। आपने उसकी तस्वीर बना ली, वो डेटा भी प्राइमरी है। आपने दिमाग में हादसा बिठा लिया, वो भी प्राइमरी डेटा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट उस कार को भी देखा और उस दरख्त को भी देखा जो किसी तूफ़ान की वजह से कार के ऊपर गिरा, और कार का कितना नुकसान हुआ आपने वो भी देख लिया। अब आप ये बात चंद लोगों को बताते हैं, उन्होंने इस कार को देखा नहीं, इस दरख्त को देखा नहीं, आपके मुंह से सुना, अल्फाज सुने, और यही लोग अखबारात में लिखते हैं आपके मुंह से सुन के, आपसे सुन के। उन्होंने देखा नहीं है,
अखबारात में लिखते हैं या आगे लोगों को बताते हैं, तो ये जो अब डेटा वो बताएंगे वो सेकेंडरी होगा, वो किसी भी तरह से ओरिजिनल नहीं होगा। जो आपने देखा वो ओरिजिनल है, जो आप लोगों को बताएंगे वो भी ओरिजिनल है, वो भी प्राइमरी है, लेकिन जो लोग आगे लोगों को बताएंगे वो प्राइमरी नहीं होगा, वो सेकेंडरी डेटा होगा और वो ओरिजिनल नहीं होगा, फैक्ट्स पर मबनी नहीं होगा। एग्जैक्ट जिस तरह आपने बताया इस तरह कोई बयान नहीं कर सकता। जो भी बताएंगे उसमें कमी बेशी रह जाएगी, लेकिन बात होगी, एक्सीडेंट पे बात होगी, गाड़ी के ऊपर बात होगी, दरख्तों के ऊपर बात होगी, तूफ़ान के ऊपर बात होगी, वो बातें सारी सच होंगी, लेकिन उनकी जो वैल्यू है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ये सेकेंडरी डेटा है या ये दूसरों के मुंह से सुना हुआ। तो रिसर्च में जब आप प्राइमरी डेटा हासिल करते हैं तो वो मुश्किल काम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो आपकी रिसर्च होती है जो आप रिसर्च करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है अपनी मेहनत से, और उसका मकसद क्या होता है कि उसने जो रिसर्च के अंदर क्वेश्चन अपने बनाए हैं या जो प्रॉब्लम्स डिफ़ाइन किए हैं उनका बेहतर अंदाज में सलूशन निकाल सके। जबकि जो सेकेंडरी डेटा है वो पहले से मौजूद जो रिसर्च हैं या जो ज़राए हैं उनकी मदद से हासिल किया जाता है, और इसका मकसद ये होता है कि जो आपका प्राइमरी डेटा है इसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, इसको वजाहत की जाए, और उसमें जो सेकेंडरी डेटा है वो आपको मदद करेगा। अच्छा जी, जब भी एक रिसर्चर अपनी रिसर्च का टॉपिक है उसको फाइनल कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, और फिर अपना एक रिसर्च डिज़ाइन बनाता है, तो रिसर्च डिज़ाइन को फाइनल करने के बाद जो रिसर्चर होता है वो डेटा इकट्ठा करता है मुख्तलिफ़ सोर्सेज के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए। और सम टाइम आप अपनी रिसर्च खुद करते हैं, लेकिन बीइंग स्टूडेंट जब आप बीएस कर रहे होते हैं, एमफिल कर रहे होते हैं या पीएचडी कर रहे होते हैं, तब आपको टीचर जो है वो बताता है बहुत सारी चीज़ें, और रिसर्च के अंदर जो आपका टीचर होता है उसको कहा जाता है सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र एक ऐसा टीचर होता है जो आपको रिसर्च करना सिखाता है, क्वेश्चनर बनाना सिखाता है, इंटरव्यू कैसे लेना है, आपने डेटा कैसे एनालिसिस करना है, किस तरह उसको लिख के बयान करना है, किस तरह रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च सुपरवाइज़र बताता है। तो फिर आप रिसर्च सुपरवाइज़र से भी हेल्प लेते हैं और ख़ुद भी आप अपने जहन से मुख्तलिफ़ तरह से डेटा इकट्ठा करते हैं। और जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो आपका रिसर्चर, आपका सुपरवाइज़र जो होता है रिसर्चर को अपनी गाइडलाइन दे रहा होता है, उनकी रहनुमाई कर रहा होता है, उनकी हेल्प कर रहा होता है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं रिसर्च के वो ये सारी बातें सीख रहे होते हैं। और साथ साथ एक रिसर्चर जो होता है वो अपना डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। अब बहुत सारे सोर्सेज हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो हम अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ज़राए हैं जो आपको डेटा इकट्ठा करने में मददगार हैं। सबसे पहली चीज़ सर्वे। सर्वे का जो मेथड है, जो तरीका है, ये डेटा कलेक्शन के सोर्सेज का एक अहम सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, बुनियादी ज़रिया है जिसकी मदद से एक इन्वेस्टिगेटर या एक रिसर्चर अपना डेटा इकट्ठा करता है और इसको यूज़ करता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए,
یا क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, और हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों या कोई एक किस्म का डेटा हासिल कर सकते हैं। और कहाँ से हासिल करते हैं? जो हमारे पास सेलेक्टेड पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन को आप आबादी भी कह सकते हैं और पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। रिसर्च के अंदर जब आप पॉपुलेशन लिखेंगे उर्दू में तो कोई आपको ये नहीं कहेगा अज़ीज़ तलबा कि आपने गलत लिखा है। फिर जो सर्वे हैं इनको डिफरेंट एरियाज़ में डेटा हासिल करने के लिए, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्राइवेट कंपनी में या स्कूल में या हॉस्पिटल में से जाके डेटा इकट्ठा करें, या सरकारी इदारे में, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, वहाँ। तो दोनों तरह के इदारों में, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, जहाँ भी आप डेटा हासिल करना चाहें उसके लिए डिफरेंट एरियाज़ में जो डेटा आप सेलेक्ट करते हैं या डेटा हासिल करते हैं तो उसके लिए ये सर्वे का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फील्ड रिसर्च जो है बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फील्ड रिसर्च सर्वे जो है ये जब रिसर्चर एक अच्छी रिसर्च करना चाह रहा होता है तो वो एक कॉमन सी बात है, एक आम सी बात है कि वो सर्वे कंडक्ट कराता है, सर्वे मुनक्किद कराता है। अच्छा, प्राइमरी सोर्स जो है उसका या प्राइमरी जो डेटा है उसको हासिल करने के लिए सर्वे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है। ये रिसर्च पर्सन जो होता है या जो रिसर्चर होता है ये क्या करता है? अपने मुख्तलिफ रेस्पोंडेंट से रब्ता करता है। रेस्पोंडेंट क्या होता है? जवाब देने वाला, ठीक है, जवाब दहिंदा। तो अपने रेस्पोंडेंट से रब्ता करता है और सम टाइम वो ज़ाती तौर पर मुलाकात करता है और कभी ऐसा होता है कि वो अप्रोच करता है टेलीफोन के ज़रिए। आजकल अगर आप टेलीफोन ना भी करें, वो जो PTCL का ज़माना ख़त्म हो गया, आप मोबाइल पे भी बात कर सकते हैं। फिर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। किसी भी तरह से आपने रब्ता करना है, अप्रोच करनी है। जो सर्वे मेथड होता है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिसर्चर का। रिसर्चर को अपनी बहुत सारी तवानाई खर्च करना पड़ती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं क्योंकि आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब आप सर्वे करते हैं या फील्ड सर्वे करते हैं तो आपको जो डेटा मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंतहाई क्वालिटी का डेटा इकट्ठा होता है आपके पास, और इंतहाई एक्यूरेट, इंतहाई दुरुस्त डेटा होता है जो आपके मौजू से मुताबिकत रखता है या मिलता जुलता है। इस मकसद के लिए रिसर्चर क्या करता है? सवालों की एक लिस्ट बनाता है और फिर वो अपने जो उसके रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे जवाबात लेता है। किस तरह? ज़ाती तौर पर मुलाकात करके, इंटरव्यू करके उनसे जवाबात लेता है। इसको हम कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। जबकि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है इंटरव्यू हेल्ड करने का, इसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं या रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड सर्वे भी कहते हैं। यानी जो रिसर्चर होता है वो एक सर्वे को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड सर्वे, यानी कि रिसर्चर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया सर्वे या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिर सर्वे के बाद जो दूसरा अहम सोर्स है डेटा कलेक्ट करने का वो क्या है? वो है ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदा। और कुरान पाक में भी तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना कि कायनात का मुशाहिदा करो, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। तो ऑब्जर्वेशन जो है इसके किरदार से हम सोशल रिसर्चर जो हैं कभी भी इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा जाता है कि ये रिसर्च के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा जो है अगर हम हासिल करें तो उसके लिए बहुत अहम हमारे पास एक सोर्स है। और ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है जो आपकी रिसर्च है उससे रेलेवेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको नापने के लिए ऑब्जर्वेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। या यूँ भी हम कह सकते हैं कि जो डेटा कलेक्ट हम करते हैं, डेटा कलेक्शन है, उसको मेजर करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुशाहिदा एक इंतहाई अहमियत का हामिल ज़रिया है। आम तौर पर ऑब्ज़र्वेशन को कहा जाता है, इसको अगर हम तारीफ़ करें तो इसके बारे में कहा जाता है, डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि एग्जैक्ट वाचिंग एंड नोटिंग ऑफ एक्सपीरियंस एज दे हैपन इन नेचर, कि किसी भी वाक़या को रिपोर्ट करना, उसको एग्जैक्ट सही करके देखना, या किसी भी एक्सपीरियंस को नोट करना उस तरीके से, उस तरह से जिस तरह वो वाक़या रूनुमा हुआ हो। और जिस तरह अगर एक दरख्त गिरता है किसी गाड़ी के ऊपर तो उसको एग्जैक्ट उस तरीके से बयान करना, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। उसको आप नोट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं या बयान भी कर सकते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन है इसकी दो इकसाम है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में वो होता है जिसमें आप खुद जाके मुशाहिदा करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, और नॉन पार्टिसिपेंट में जिसमें आप खुद शामिल नहीं होते, ऑब्जर्वेशन करते हैं लेकिन आप पार्टिसिपेंट नहीं होते। इनकी डिटेल हम जब ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू भी एक तरीका है डेटा कलेक्ट करने का। ख़ास तौर पर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हम इंटरव्यू से बहुत फ़ायदा हासिल करते हैं। जो इंटरव्यू है ये बेसिकली एक तख़य्युलाती तौर पर आप अपने रिस्पोंडेंट के, जवाब दहिंदा के दिमाग में दाखिल हो जाएं, इससे हम कहते हैं कि ये है इंटरव्यू। यानी जिस बंदे का आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप उसके दिमाग में घुस जाएं। दिमाग में जा तो नहीं सकते ना, लेकिन बातों बातों में उसको टटोल लेते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या बताता है, इसको हम कहते हैं इंटरव्यू। और ये होता है तख़य्युलाती दाखिला किसी दूसरे के जहन में। और इस तरह बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं। लोग दिलों में भी तो दाखिल होते हैं ना। जिस तरह आप दिमाग में दाखिल होना आपको मुश्किल लगता है ना स्टूडेंट्स, लेकिन दिलों में दाखिला आप कहते हैं ना कि हमने कर लिया। ख़ास तौर पर जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो कहते हैं जी उसने दिल पे कब्ज़ा कर लिया। वो शायर ने कहा ना, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो हर बंदा जो है किसी दूसरे बंदे के दिमाग में दाखिल नहीं हो सकता। ये बड़ी एक टेक्निक है। जब आप दो चार लोगों से इंटरव्यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू किस तरह किया जाता है और दूसरों के दिमाग में जाके किस तरह आप रीडिंग करते हैं, कि आपको पता चल जाए ऑब्जर्वेशन से कि बंदा आपको जवाब दे रहा है, ठीक दे रहा है या गलत दे रहा है। और इस तरह हम ये कहते हैं कि बहुत सारे मौक़े होते हैं जब एक ऑब्जर्वेशन काम नहीं करती डेटा इकट्ठा करने में, तो सम टाइम रिसर्चर को कोई और टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ती है कि जी ऑब्जर्वेशन काम नहीं करे। दूसरी टेक्निक में इंटरव्यू एक ऐसी टेक्निक है जिसको रिसर्चर के लिए रिकमेंड किया जाता है। और इंटरव्यू का कंडक्ट करना पूरा एक प्रोसेस होता है जो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है रिसर्चर के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इंटरव्यू करना एक बड़ा अहम काम है और अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। और जो लोग होते हैं वो आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहते,
भाई एक आम आदमी से कौन बात करेगा। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप उनको मोटिवेशन देते हैं, आप उनको बताते हैं, लोगों का बिहेवियर बताते हैं। और जो इंटरव्यू होता है ये आप कंडक्ट कर सकते हैं ज़ाती तौर पर, एक मीटिंग किसी अकेले बंदे के साथ या एक ग्रुप की शक्ल में। मिसाल के तौर पर आप मियाँ और बीवी के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर एक बात करें, तो अब आप इंटरव्यू किस तरह कर सकते हैं कि पहले शोहर से जाएं, अलग इंटरव्यू करें, फिर ख़ातून से जाएं, फिर आप अलग इंटरव्यू करें। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, या आप उन दोनों को साथ बिठा के भी कर सकते हैं, ग्रुप की शक्ल में हो जाएगा वो। तो ये आपकी मर्ज़ी है। और इंटरव्यू करने के लिए लोगों को आमादा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सम टाइम आपको दूसरे बंदे के जज्बात से भी जो है ना फ़ायदा उठाना पड़ता है। सम टाइम आपको दूसरे बंदे की जो क्या कहते हैं सोच है उससे भी, या उसके मिजाज से भी फ़ायदा उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं एक दफ़ा कराची में रिसर्च के लिए सर्वे कर रहा था। मेरे साथ कुछ 4-5 स्टूडेंट्स की टीम थी, मुझसे जूनियर थे, वो क्लास फेलोज ही थे, हम मास्टर कर रहे थे। तो मैंने एमए कर लिया था, वो भी एमए के पेपर दे रहे थे सेकंड पार्ट की। तो मेरे साथ एक मेल स्टूडेंट था और 3 फीमेल थी। मैं उस वक्त एक टीम लीडर के हैसियत से काम कर रहा था। तो मैं एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था और वो जो लोग थे बाकी टीम वो घरों में गई। पख्तून आबादी थी, सवात के रहने वाले ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। पहाड़गंज का इलाका कहलाता था कराची में वो। तो वहाँ पे लोग गए इंटरव्यू करने के लिए, और वहाँ एक दरवाज़ा खटकाया तो एक बुज़ुर्ग बाहर निकले और उनसे लड़ाई शुरू कर दी कि ये आपने दरवाज़ा क्यों बजाया, क्यों आए हैं। अब जब मैंने देखा कि भाई ये तो मामलात गड़बड़ हैं, और एक हमारी क्लास फेलो आई मेरे पास कि जी वो लड़ाई कर रहे हैं जी, झगड़ा कर रहे हैं, वो नाराज़ हो गए, आप आएँ। मैं गया, बुज़ुर्गों को मैंने सलाम किया और मैंने कहा बाबा जी हम आपके मेहमान हैं, हम कराची यूनिवर्सिटी से आए हैं। अब वो जो बंदा लड़ रहा था, मेहमान का लफ्ज़ सुनते ही वो फ़ौरन पैटर्न ही चेंज हो गया, उसका मिजाज बदल गया। और वो कहता है बच्चों को, ओ भाई मेहमान आया, दरवाज़ा खोलो, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलो। अब तक जो बंदा लड़ रहा था बात नहीं कर रहा था कि दरवाज़ा क्यों बजा, आप ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलवाया। हमें कहता आओ बेटा बैठो, कहाँ से हो। हमने तारुफ कराया कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम रिसर्च करें कि आपके पास पानी कितना आता है, बिजली का बिल कितना आता है, हालात कराची के कैसे हम नुमान के, आप वोट किसको देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार क्या है। ये बहुत सारी बातें हमने उनसे पूछी। तो उसने हमें बड़ा बेहतरीन ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसने हमें चाय भी पिलाई सब लोगों को, और फिर बाकी महल्ले वालों को बताया कि भाई ये टीम आ रही है, आप इन सबको इंटरव्यू दें, अपने मसाइल बताएं। तो ये एक तरीक़ाकार होता है कि आपको बंदे के हिसाब से आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, दूसरे बंदे को भी सोचना पड़ता है कि आपको इंटरव्यू देगा या नहीं देगा। तो ये एक टेक्निक का काम है, लेकिन जब आप ये करते हैं, ये सीखते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आता है। इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास होता है, एक सोर्स होता है डेटा हासिल करने के लिए, क्वेश्चनर, सवालनामा। अब क्वेश्चनर, ये सवालनामा क्या है, ये प्राइमरी ज़रिया है, ये भी एक ज़रिया है प्राइमरी डेटा हासिल करने के लिए। इसको भी हम यूज़ करते हैं एक सोर्स के तौर पर। और ये भी हम देखते हैं कि एक तरह की ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है जो बहुत सारे जो मामलात हैं वो हमें बताती है, और लिखी हुई शक्ल में बताती है, रिटन फॉर्म में बताती है। रेस्पोंडेंट जो होता है, जवाब देने वाला, वो रिटन फॉर्म में देता है। इंटरव्यू में क्या होता है, आप सवालनामा अपने हाथ में रखते हैं, सवालों की लिस्ट अपने हाथ में रखते हैं, आप पूछते जाते हैं, वो बताता जाता है। इसको हम कहते हैं इंटरव्यू। और जब आप एक क्वेश्चन की लिस्ट पकड़ा देते हैं कि भाईजान ये एक सवालनामा है, आप ये रखें, आप इसको फिल कीजिए, हम आधे घंटे बाद आपसे ले लेंगे, थैंक यू जी, आप उसको देते हैं और फिर आप दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं, उसको देते हैं, और 2 घंटे में आप सबको 1 घंटे में सप्लाई करते हैं, और फिर आप वापस आते हैं पहले घर पे और वहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और आधे घंटे में
आप सारे सवालनामे कलेक्ट कर लेते हैं और वो सारे सवालनामे भरे हुए होते हैं। तो वो क्वेश्चन इसलिए होता है कि वो भी एक इंटरव्यू होता है, लेकिन उसको इंटरव्यू नहीं कहते, अपना इंटरव्यू बंदा खुद देता है, खुद लिखता है। इंटरव्यू में आप लिख रहे होते हैं या नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चनर, लोगों को दे दिया। ऐसा भी होता है, आप की सिस्टर कहीं पढ़ाती हैं, आपका भाई कहीं पढ़ाता है, आपने टीचर से रिसर्च करनी है, आपने 10 सवालनामे अपने भाई को दे दिए, 5 बहन को दे दिए कि जी ये अपने टीचरों को दे दें, भर के ला देंगे। वो कहता है ऐसा करें जी मुझे और भी दे दें, 50 दे दें। वो बाकी स्कूलों में दे आता है, अगले दिन जाके सबसे वसूल करके ले आता है, आपका भाई ले आता है या आपकी बहन ले आती है। तो सवालनामा आसान होता है कि आप दूसरे बंदे को दे देते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, कोई वापस करेगा, कोई नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन है अगर आपका है 10 पेज का, 50 रुपये फ़ोटो कापी का खर्चा है, वो ज़ाया हो जाएगा, घुमा देगा अगला बंदा, तो कोई बात नहीं, ये खर्चे तो थोड़ा सा करना पड़ता है। अच्छा, अब क्वेश्चनर जो है या सवालनामा है, इसके थ्रू क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो आपका जवाब दहिंदा होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो राइटिंग में आपको आंसर दे। और क्वेश्चनर के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, इनको हम एक लिस्ट दे देते हैं चीज़ों की, उसमें हम उनसे पूछते हैं और वो जवाब देते हैं। सम टाइम हम एक सवाल पूछते हैं और उसके आगे 10, 12 या 5 मुमकिन जवाब दे देते हैं कि जो करीब तरीन है आप उस जवाब पर टिक लगाएं, या एक से ज़्यादा जवाब पर भी टिक लगाएं। हम कहते हैं आपके घर में बिजली है या नहीं, हाँ या नहीं। आपके घर में बिजली के अलावा बिजली बनाने का कोई और ज़रिया है, हाँ या नहीं। अगर वो लिखा था हाँ पे तो हम लिखेंगे, अगर हाँ तो वजाहत करें, जनरेटर, सोलर सिस्टम, ठीक है, या उस तरह की और चीज़, तो वो उसमें बता देगा, टिक लगा देगा। फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि आपका जो है घर अपना है या किराए का है, तो नीचे हम लिखते हैं अपना, किराए का, सरकारी या बग़ैर किराए का किसी रिश्तेदार का, तो वो मुंतखब जगह पे टिक लगा लेगा। हम पूछते हैं आपके घर में इस्तेमाल की कौन कौन सी चीज़ें। अब हम लिखते हैं फ्रिज, टीवी, एसी, पंखा, तो वॉशिंग मशीन। अब उसके पास हमने 50 चीज़ें दे दी, हो सकता है कि 50 की 50 चीज़ें हों, तो एक जवाब पर टिक नहीं लगाएगा, बल्कि वो बहुत सारे चीज़ों पर टिक लगा लेगा, जो जो चीज़ें उसके पास हैं, और जो नहीं है उनको छोड़ देगा। तो ये हमारे पास एक लिस्ट होती है चीज़ों की, जो हमारा जवाब दहिंदा है वो जो जो चीज़ें समझता है टिक लगा देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है ना, डेटा हासिल करने के लिए। तो थे जो आपको मैंने बताया, इंटरव्यू है, ठीक है, क्वेश्चनर है, और इसी तरह से ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये सर्वे है, ये जो चीज़ें हैं इनको हम ये कहते हैं कि ये प्राइमरी डेटा हासिल करने के लिए हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा भी तो होता है ना, वो हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, असल में सेकेंडरी डेटा ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, ऑलरेडी कलेक्टेड होता है या प्रिंटेड होता है, किसी और रिसर्चर ने आपसे पहले रिसर्च की होती है, उसकी रिसर्च आपकी रिसर्च से मिलती जुलती होती है। तो आप कहते हैं कि यार मैं अपना थोड़ा इल्म बढ़ा लूँ इस मौजू के ऊपर, आप उसकी रिसर्च पढ़ते हैं, उसमें कुछ खामियां आपको नज़र आती हैं, कुछ कमज़ोरियां नज़र आती हैं, आप फिर क्या करते हैं, अपनी रिसर्च में उन कमज़ोरियों को कवर करने की कोशिश करते हैं, पहले से अच्छी रिसर्च करते हैं। अगर आप पहले वाली रिसर्च पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको पता क्या होगा कि पहले वाली रिसर्च कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप अपनी रिसर्च को उससे अच्छा बनाएंगे। इस तरह की जो डेटा की जो किस्म है, यानी कि जो सेकेंडरी डेटा है, ये आप शामिल कर लेते हैं पहले से कलेक्टेड डेटा, और ये डायरेक्टली किसी और रिसर्चर की जानिब से स्टडी की होती है, जो उसने लिखी होती है, लेकिन आपको भी बेहतर ये मुआवनत करता है, मदद देता है,
جو آپ کی ریسرچ کے ایشوز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور جو ریسرچ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ سیکنڈری ڈیٹا ہمیں ایک بیس مہیا کرتا ہے، ایک بنیاد مہیا کرتا ہے نئی ریسرچ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ریسرچر جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ریسرچ۔ اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ مقاصد اس کے وہ ڈیٹا کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ریسرچر جو ہے ایک ہی چیز کو، ایک ہی کتاب کو 4 لوگ اپنی ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں، اور ان چاروں کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہر ریسرچر کا اپنا آبجیکٹ ہے، ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا جو پہلے سے کلیکٹڈ ہوتا ہے، پہلے سے ریٹن فارم میں موجود ہوتا ہے، مختلف وقتوں میں مختلف ریسرچرز نے لکھا ہوتا ہے یا مختلف رائٹرز نے جو پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوتا ہے، اب آپ کے لیے وہ سیکنڈری ڈیٹا بن جائے گا، اور آپ یا آپ جیسا کوئی اور ریسرچر اس کو یوز کرے گا اپنی ریسرچ میں۔ تو سیکنڈری جو ڈیٹا ہے، اگر اس کو آپ حاصل کرنے کے سورسز دیکھیں تو ان میں کیا ہے، ویب سائٹس ہیں۔ سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز کیا ہیں، ویب سائٹس۔ آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں اور آپ کو ڈیٹا نکل آتا ہے، پوری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، میڈیسن کی ویب سائٹ مل جاتی ہیں، ریسرچ کی ویب سائٹ مل جاتی ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹس آپ کو مل جاتی ہیں، وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سیکنڈری سورسز کی بات کریں تو ڈیٹا حاصل کرنے کا اہم ذریعہ یوٹیوب ویڈیوز ہیں۔ آپ کے پاس بے شمار ویڈیوز موجود ہوتی ہیں جن سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سیکنڈری ڈیٹا ہے، وہ ایگزیکٹ 100% نہیں ہو سکتا نا، تو آپ کے لیے وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوگا۔ مختلف ویڈیوز، آپ انٹرویو سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی پبلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، سرکاری ادارے مختلف رپورٹس چھاپتے ہیں، وہ سالانہ بنیادوں پر بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ 5 سالہ منصوبہ ہے، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم انہیں کہتے ہیں۔ الیکشن کے ریزلٹس ہیں، تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایجوکیشنل پالیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں حکومتی پبلیکیشنز میں آتی ہیں۔ اچھا، ڈفرینٹ بکس بھی ہو سکتی ہیں، جناح کے اوپر بکس ہو سکتی ہیں، فاطمہ جناح کے اوپر، لیاقت علی خان کے اوپر، اچھی اچھی کتابیں جو پرائمری ڈیٹا ہے، لیکن آپ جب یوز کریں گے تو اب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکنڈری بن جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی کتابیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے پرائمری رہیں گی۔ مثال کے طور پر آپ نے فاطمہ جناح کی کتاب پڑھ لی، مائی بردر، یا اس کو اردو ٹرانسلیشن میرا بھائی۔ آپ نے اسٹینلے والپٹ کی بک پڑھ لی، جناح آف پاکستان، تو آپ نے اس کی کیا تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی معالج، ان کی کتاب پڑھ لی جناح کے آخری ایام کے اوپر۔ تو یہ چیزیں، وہ جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ پرائمری ڈیٹا کہلائے گا، لیکن یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز ملیں گی وہ آپ کا سیکنڈری ڈیٹا ہوگا۔ اچھا، ڈفرینٹ بکس ہو سکتی ہیں سیکنڈری ڈیٹا کے اندر، ریسرچ جرنلز ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف تقاریر اگر کسی کی ہیں، جیسے پہلے زمانے میں اسپیچز جو ہوتی تھیں لکھی نہیں جاتی تھیں، وہ ڈائریکٹ نوٹ ہوتی تھیں اس کے اوپر، ٹیپ ریکارڈر کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو آج کی ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے لیے میں نے بنائی، جس میں مین چیزیں میں نے کور کی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سورسز آف ڈیٹا کون کون سے ہیں، اور ریسرچ میتھڈس کے لیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی، جن کا جاننا آپ تمام طالب علموں کے لیے بہت ضروری تھا۔ آپ تمام طالب علموں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔